तो देखिए स्टूडेंट्स, आज हम लोग 12th क्लास के प्रोबेबिलिटी के साथ हैं। 12th क्लास का प्रोबेबिलिटी प्रोबेबिलिटी जो है 10th से ही पढ़ना है। 10th में भी है, 11th में भी है और 12th में भी है। और 12 में 5 एक्सरसाइज है, इसमें केवल 5 फार्मूला है। लेकिन उसको समझने के लिए पहले कुछ बेसिक बात को हम लोग देख लेंगे, उसके बाद तब आगे बढ़ेंगे। बेसिक में सबसे पहले प्रोबेबिलिटी का डेफिनेशन देख लेते हैं कि जो इस शब्द है प्रोबेबिलिटी, इसका डेफिनेशन क्या होता है। प्रोबेबिलिटी का डेफिनेशन एक्चुअली है क्या। तो प्रोबेबिलिटी इज द चांस that an event will occur। प्रोबेबिलिटी क्या है? प्रोबेबिलिटी चांस है किसी घटना के होने का। हिंदी हो गया घटना के घटित होने घटना के घटित होने के कारण। नितेश कुमार कुशवाहा, गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग नितेश। घटना के घटित होने का जो संभावना है संभावना को प्रायिकता कहते हैं। घटना के घटित होने के संभावना को प्रायिकता कहते हैं। ठीक है, कोई घटना जैसे मान लीजिए सिक्का को अगर हम फेंक रहे हैं। हाँ श्याम बिहारी, गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। मोहम्मद मोबासिर, गुड मॉर्निंग सर। चलिए गुड मॉर्निंग हुआ आपको भी। तो किसी घटना के घटित होने के संभावना, कितना संभावना है उसका जो अगर लेखा जोखा जिसमें पढ़ा जाता है उसको हम लोग प्रोबेबिलिटी बोलते हैं। जैसे मान लो सिक्का को अगर उछालें तो सिक्का को उछालने पे हेड आने का क्या संभावना है, उन्हें हेड आने का प्रायिकता कितना है, संभावना को ही हम लोग प्रोबेबिलिटी बोलते हैं। किसी घटना के घटित होने के संभावना को प्रायिकता कहते हैं। सूरज प्रजापति, गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग हुआ। तो आज बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर प्रोबेबिलिटी के साथ हैं हम लोग। ये आपका 10th में भी था, 11th में भी था। तो प्रोबेबिलिटी का डेफिनेशन समझ गए। प्रोबेबिलिटी इज अ चांस दैट एन इवेंट विल अकर। घटना के घटित होने, इवेंट मतलब क्या होता है? घटना। घटना के घटित होने के संभावना को क्या बोलते हैं? प्रायिकता बोलते हैं। अब प्रोबेबिलिटी में आकाश कुमार, गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग आकाश। अब इस प्रोबेबिलिटी में कुछ टर्म्स आता है, जैसे पहला टर्म है रैंडम एक्सपेरिमेंट। तो रैंडम एक्सपेरिमेंट का हिंदी होता है यादृच्छिक प्रयोग। यादृच्छिक प्रयोग। अब ये क्या है? तो इसके डेफिनेशन को पहले लिख देते हैं खूब ढंग से, उसके बाद समझाएंगे। एन एक्सपेरिमेंट whose outcomes are not प्रेडिक्ट का मतलब होता है भविष्यवाणी करना।
इज कॉल्ड ए रैंडम एक्सपेरिमेंट। ठीक है, एन एक्सपेरिमेंट हुज आउटकम्स आर नॉट प्रेडिक्ट। एक प्रयोग जिसके परिणामों के बारे में कोई भविष्यवाणी न हो, उसको हम लोग रैंडम एक्सपेरिमेंट बोलते हैं। जैसे सिक्का को उछालना, सिक्का को उछालेंगे तो परिणाम क्या होगा, क्लियर कट भविष्यवाणी नहीं कर सकते हो कि सिक्का को उछालने पे क्या परिणाम आएगा। तो इसका हिंदी हम लोग देख लेते हैं। पहले हिंदी है कि एक प्रयोग जिसके परिणामों के बारे में भविष्यवाणी न की जा सके, तो इस प्रयोग को यादृच्छिक प्रयोग कहते हैं। ठीक है, एक ऐसा प्रयोग जिसके परिणाम के बारे में भविष्यवाणी न की जा सके, उसको हम लोग यादृच्छिक प्रयोग कहते हैं। अब जिसे इसमें कुछ एग्जाम्पल देखिए। ऐसा प्रयोग का कुछ गेस कीजिए, आप लोग कुछ कमेंट कीजिए, कौन कौन ऐसा प्रयोग हो सकता है जिसके परिणाम के बारे में भविष्यवाणी नहीं की जा सके। टॉसिंग ए क्वाइन, सिक्का को उछालना, सिक्का को उछालना, बताइए यादृच्छिक प्रयोग है कि नहीं है? क्योंकि इसके परिणाम के बारे में भविष्यवाणी एग्जैक्ट आप नहीं बता सकते हो। सर 11th का कब पढ़ाते हैं? अच्छा वो एक बेसिक है, तो 11th में भी है, तो 11th में भी सब बात इतना लिखवे करेंगे। अपने यहाँ जहाँ 12 का आएगा वहाँ से प्रोबेबिलिटी तो 10th से पढ़ना है, तो बेसिक है। आज अभी जो हम क्लास में पढ़ा रहे हैं वो बेसिक है, तो इसको तो आप स्टडी कर ही लो, 11th के लिए भी फायदा करेगा। टॉसिंग ए क्वाइन, सिक्का को उछालना, आज ऐसा टॉपिक हम चुने हैं जो 11th में भी फायदा करेगा और 12 में भी फायदा करेगा। टॉसिंग ए क्वाइन, सिक्का को उछालना, ये कौन प्रयोग है? रैंडम एक्सपेरिमेंट है। रैंडम एक्सपेरिमेंट का ही एग्जाम्पल दे रहे हैं। दूसरा, थ्रोविंग ए डाई, पासा को फेंकना, लूडो के गोटी, इसको भी जब फेंकते हैं आप तो क्या परिणाम होगा उसका भविष्यवाणी नहीं कर सकते हैं, इसलिए यह भी जो है रैंडम एक्सपेरिमेंट है। अंगद कुमार राज, गुड मॉर्निंग अंगद। तो देखिए पासा को फेंकना भी कौन सी है? रैंडम एक्सपेरिमेंट है, क्योंकि इसमें भी क्या परिणाम आएगा उसका भविष्यवाणी नहीं किया जा सकता है। या ड्राइंग ए कार्ड फ्रॉम 52 प्लेइंग कार्ड्स। अंकित कुमार, गुड मॉर्निंग सर जी, गुड मॉर्निंग अंकित। ड्राइंग ए कार्ड फ्रॉम 52 प्लेइंग कार्ड्स, ताश के 52 पत्तों में से, ताश के 52 पत्तों में से एक पत्ता को निकालना। सब कौन, ये तीनों जो एग्जाम्पल दिए हैं, तीनों एग्जाम्पल किसका है? रैंडम एक्सपेरिमेंट का है। ये सब ऐसा प्रयोग है जिसके परिणामों के बारे में भविष्यवाणी नहीं किया जा सकता है। तो ये सब हो गया आपका रैंडम एक्सपेरिमेंट। अच्छा यहाँ डाई जो लिखे हैं, डाई का हिंदी क्या होता है? पासा। थैंक यू सर जी अंकित कुमार। चलिए पासा, डाई का मतलब होता है पासा।
डाई शब्द का सिंगुलर और प्लुरल पहले हम लोग देख लेते हैं। गुड मॉर्निंग सर मुकेश कुमार, गुड मॉर्निंग मुकेश। तो यहाँ पर एक बात नोट करके देख लीजिए, सिंगुलर और प्लुरल। अभ्यास, गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग। कुमार दिलीप शर्मा, हाँ अब पहचान गए दिलीप को। गुड मॉर्निंग दिलीप। चलिए दिलीप, इसको देखिए सीखिए बढ़िया से। 10th में भी आप लोग पढ़े ही हैं, बेसिक है, इसमें बहुत मजा आएगा। तो DIE, सचिन, गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग हुआ सचिन। डाई का मतलब पासा होता है, डाई मतलब मरना भी होता है और पासा भी होता है, लूडो का गोटी। एक DICE, डाइस, डाइस मतलब पासे होता है, ठीक है। डाइस का मतलब क्या होता है, पासे। तो ये समझ गए, सिंगुलर और प्लुरल इसका बताएं। तो देखिए पहले स्टार्ट किए हैं प्रोबेबिलिटी से। प्रोबेबिलिटी क्या है, तो प्रोबेबिलिटी इज द चांस दैट एन इवेंट विल अकर। घटना के घटित होने का जो संभावना होता है उसी को हम लोग प्रायिकता कहते हैं। अब इसमें प्रायिकता किसका पढ़ा जाता है, तो रैंडम एक्सपेरिमेंट का। एक ऐसा प्रयोग जिसके परिणाम के बारे में भविष्यवाणी न की जा सके, उसी का प्रोबेबिलिटी पढ़ा जाता है। तो जिसके परिणाम के बारे में भविष्यवाणी न की जा सके वैसे प्रयोग को, जय श्री राम कुणाल सिंह, चलिए कुणाल बाबू। तो इसमें एक प्रयोग जिसके परिणामों के बारे में भविष्यवाणी न की जा सके उसको हम लोग कौन सी बोलते हैं, यादृच्छिक प्रयोग बोलते हैं। इसी यादृच्छिक प्रयोग का प्रोबेबिलिटी पढ़ा जाता है। तो इस प्रोबेबिलिटी में पहले ही समझना होगा आपको कि रैंडम एक्सपेरिमेंट क्या है। ऐसा एक्सपेरिमेंट जिसके परिणामों के बारे में भविष्यवाणी न की जा सके। कुणाल प्रणाम सर, खुश रहिए कुणाल बाबू। जैसे टॉसिंग ए क्वाइन, सिक्का को उछालना, थ्रोविंग ए डाई, पासा को फेंकना, ड्रविंग ए कार्ड फ्रॉम 52 प्लेइंग कार्ड्स, ताश के 52 पत्तों में से एक पत्ता को निकालना, ये सब जितना प्रयोग है, ये जो 3 गो पॉइंट देख रहे हैं आप, तीनों पॉइंट किसका है, ये रैंडम एक्सपेरिमेंट का है, यादृच्छिक प्रयोग का है। इसी का प्रोबेबिलिटी पढ़ा जाता है। दिल्ली से आपका क्लास रोज देखता हूँ कुणाल से, चलिए थैंक यू कुणाल। तो इसमें सिंगुलर जो हो गया, सिंगुलर में डाई, डाई मतलब क्या हो गया, पासा। अब प्लुरल में डाइस, डाइस का मतलब पासे, ठीक है। तो सिंगुलर प्लुरल भी समझ में आ गया आपको। अब इससे थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं हम लोग, आगे बढ़ते हैं। प्लेइंग कार्ड्स के बारे में तो सबको जानकारी होगा ही, लेकिन फिर यहां बता देते हैं। प्लेइंग कार्ड्स मतलब होता है ताश का पत्ता, ताश का पत्ता, यहां पे लिख दे रहे हैं, ताश का पत्ता, ठीक है। गुड मॉर्निंग सर बिट्टू भगत, गुड मॉर्निंग हुआ। चलिए तब ताश के पत्ता में आपको सबको पता है 52 कार्ड्स होता है। कितना कार्ड्स होता है, 52 कार्ड्स होता है इसमें। ताश के पत्ता में 52 कार्ड्स होता है। 13 गो का 4 गो सेट होता है। 13 सेट यहाँ, 13 यहाँ, 13 यहाँ, 13 यहाँ, 13 चौके 52। अब इसके बाद इस 13 गो में कौन कौन सी होता है, हर्ट, हर्ट मतलब क्या होता है, लाल पान, ठीक है। हर्ट मतलब होता है लाल पान। अब इसके बाद लालपन कैसा होता है देखने में, इस टाइप का होता है। हर्ट के बाद डायमंड, डायमंड मतलब ईट, इटिया या ठिकड़ी इसको बोलते हैं, इस तरह का फिगर होता है। और 13 को होता है स्पेड, स्पेड मतलब काला पान, इसमें पूंछ लगा रहता है।
और 13 को होता है क्लब। क्लब मतलब चिड़िया। तो ये ऐसे रहता है, इस तरह का, इस तरह का, ऐसे रहता है। तो देखिए ये जो हर्ट और डायमंड जो होता है इतना, ये 13 को यानी 26 गो कार्ड जो होता है रेड होता है। समीम तेजा, गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग समीम। और ये जो 26 गो होता है, 13 गो स्पेड और 13 गो क्लब, ये 26 कार्ड, ये जो होता है कौन सी होता है, ब्लैक होता है। तो 2 कलर में आता है। ये जो 52 कार्ड्स है कितना कलर में आता है, 2 कलर में आता है। अच्छा, अब जैसे अगर हम हर्ट के बारे में एगो जाने कि हर्ट में कौन कौन पत्ती है, यानी लाल पान, लाल पान में कौन कौन पत्ती होता है। तो देखिए इसमें एगो एक्का होता है, ACE, एक मतलब एक्का, एगो एक्का होता है। एक किंग होता है, किंग मतलब बादशाह। एक क्वीन, मनीष कुमार गुड मॉर्निंग, मनीष गुड मॉर्निंग। राजकुमार केसरी, चलिए गुड मॉर्निंग हुआ। क्वीन मतलब होता है बेगम। एक पत्ती होता है जैक का, जैक मतलब गुलाम। और 2 to 9 डिजिट्स होता है, 2 से 9 तक का अंक होता है, दूगी तीगी ऐसे करके। ये किसके लिए हुआ, ये हर्ट के लिए हुआ। विवेक, हाँ गुड मॉर्निंग विवेक। तो हर्ट यानी लाल पान में इतना पत्ती, एका, बादशाह, बेगम, गुलाम, 2 to 9 डिजिट, दूगी तीगी ऐसे करके। 2 to 9 नहीं, 2 to 10 डिजिट, एगो दहल भी होता है, नाहल दहल। तो 2 to 10 डिजिट में कै गो पत्ती हो गया, 9 गो, 10, 11, 12, 13, यानी हर्ट में कितना कार्ड्स होता है, 13 कार्ड्स। 13 कार्ड्स का ही हिसाब है। उस 13 कार्ड्स में, लाल पान के 13 कार्ड्स में, राजकुमार केसरी, चलिए आपको भी हैप्पी दिवाली। तो 13 कार्ड्स में एगो एक्का होता है, एगो किंग होता है, एक बेगम, एक जैक और 2 to 10 डिजिट, यानी कुल 13 कार्ड्स होता है लाल पान का। ऐसे ही 13 को कार्ड डायमंड का होगा, डायमंड का भी एक्का होगा। हैप्पी गोवर्धन पूजा, चलिए विवेक हम तो कहना भूल गए थे, आज गोवर्धन पूजा भी है और इसके लिए भी सबको बधाई देना चाह रहा हूँ, बधाई देता हूँ। तो इसमें इक्का हो गया, बादशाह हो गई, सब किसका, लाल पान का इक्का, लाल पान का बादशाह, लाल पान का बेगम, लाल पान का गुलाम, लाल पान का 2 to 10 डिजिट। ऐसे ही डायमंड यानी इटिया का इक्का, इटिया का किंग, इटिया का क्वीन, ठीक है, सब पत्ती में ही होगा। तो अगर देयरफॉर इस प्रकार आपसे पूछना चाहें कि टोटल नंबर ऑफ एक का कार्गो, नंबर ऑफ किंग कैगो, अभी एक आध चैप्टर बचा हुआ है सिलेबस का, तब तक छुट्टी हो गया दिवाली और ठीक है छठ का। तो छुट्टी बाद जब खुल रहा है एक आध चैप्टर, साहेब अली, हाँ गुड मॉर्निंग। तो इसमें छठ बाद जब खुल रहा है तो डेट बनाएंगे, अनाउंस कर देंगे, सब फेसबुक पेज पे हो या यूट्यूब पर भी एक वीडियो बना के डाल देंगे कि कितना तारीख से शुरू होगा, कौन कै बजे टाइम है, सब पे बात करेंगे हम। अब तो जुड़े हैं, थैंक्स सर। हार्ट, डायमंड, स्पेड, क्लब, कै गो किंग हो जाएगा, 4 गो किंग भी हो जाएगा। अच्छा, नंबर ऑफ क्वीन, क्वीन भी 4 गो। तो सर एयरफोर्स एंड नेवी का तैयारी करेंगे, ठीक ठीक, आपका सुझाव अच्छा है। पुलिस प्रोबेबिलिटी को देख लो, ये भी पूछता है उसमें, क्वीन के बाद जैक का संख्या कितना होगा, ये भी 4 होगा। और अगर आपसे पूछे नंबर ऑफ फेस कार्ड,
फेस कार्ड, चेहरा वाला कार्ड, तो कै गो होगा? 4 गो किंग, 4 गो एक का, 4 गो किंग, 4 गो क्वीन, 4 गो जैक, कितना हो जाएगा? इसमें किस पे फेस होता है? एक का पे फेस नहीं होता है, किंग पे फेस होता है, क्वीन पे होता है और जैक पे, इस सब पे फोटो लगा रहता है। चाहती हैं 12 गो फेस कार्ड हो जाएगा। एक और प्रश्न आपसे पूछें कि नंबर ऑफ ब्लैक कार्ड, तो टोटल ब्लैक कार्ड्स कितना है? 26। हाँ कराएंगे वो, एयरफोर्स का भी तैयारी कराएंगे। उसमें कुछ वीडियोज भी बना के इसमें डाले हैं, वो ट्रिकी सब, ट्रिक से सब क्वेश्चन जो है कम दूर में कैसे बने, तो वो सब भी ठीक है। अभी पहले बोर्ड की तैयारी पे भिड़े हुए हैं, क्योंकि अभी सामने बोर्ड है। तो नंबर ऑफ फेस कार्ड 12 हो जाएगा। तो ये बात आप समझ गए, कार्ड के बारे में जो कुछ जानकारी था इसको आपको बताया, शेयर किए। अब इसमें फिर आते हैं प्रोबेबिलिटी पर। तो अभी थोड़ा देर पहले प्रोबेबिलिटी का डेफिनेशन बताएं, इसमें रैंडम एक्सपेरिमेंट के बारे में बताया है कि एक ऐसा प्रयोग जिसके परिणामों के बारे में भविष्यवाणी न की जा सके, जैसे सिक्का को उछालना, पासा को फेंकना और 52 पत्ती में से एक पत्ता को निकालना। ये सब कौन एक्सपेरिमेंट हो गया? रैंडम एक्सपेरिमेंट, और इसी का प्रोबेबिलिटी होता है। एक और जानकारी दिए हैं, डाई मतलब पासा होता है, डाइस मतलब पासे होता है। ठीक है, अब इसमें अगला जो प्रोबेबिलिटी का एक टॉपिक है उसको देख लेते हैं हम लोग। ये टॉपिक होता है सैंपल स्पेस। ठीक है, सैंपल स्पेस, इसका हिंदी होता है प्रतिदर्श समष्टि। सैंपल स्पेस का हिंदी क्या होगा? प्रतिदर्श समष्टि। ठीक, अभी सैंपल स्पेस क्या है, इसके डेफिनेशन को देख लीजिए। ए सेट ऑफ, सिंपल स्पेस का डेफिनेशन हो गया सेट ऑफ ऑल पॉसिबल आउटकम्स ऑफ ए रैंडम एक्सपेरिमेंट इज कॉल्ड द सैंपल स्पेस। ठीक, इट इज डिनोटेड बाई कैपिटल एस। इसका हिंदी देख लो, यादृच्छिक प्रयोग के सभी संभव परिणामों के समुच्चय को, समुच्चय मतलब संग्रह, समुच्चय को प्रतिदर्श समष्टि कहते हैं। ठीक है, रैंडम एक्सपेरिमेंट अगर हो, उसमें ऑल पॉसिबल जो आउटकम्स हो उसका अगर सेट बना दें, तब वो हमारा प्रतिदर्श समष्टि हो जाएगा, यानी सैंपल स्पेस हो जाएगा। इसे एस द्वारा सूचित किया जाता है। ठीक है, परिभाषा आप समझ गए कि इसे किससे सूचित करते हैं? एस द्वारा सूचित किया जाता है। ठीक है, अच्छा यहाँ पे एक बात नोट में जान लीजिए, एन एस सेट थ्योरी में पढ़े हैं, एन एस का मतलब क्या होता है? नंबर ऑफ कार्डिनल नंबर इसको बोलते हैं एन एस, यानी नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन एस। एस में अवयवों की संख्या,
इसको अगर दिखाना हो तो किससे दिखाते हैं हम लोग? NS से दिखाते हैं, ठीक, NS से दिखाते हैं। तो ठीक है, तो सैंपल स्पेस का डेफिनेशन एक बार और देखिए। सैंपल स्पेस के डेफिनेशन में बताएं कि यादृच्छिक प्रयोग के सभी संभव परिणामों के समुच्चय को, ए सेट ऑफ ऑल पॉसिबल आउटकम्स ऑफ ए रैंडम एक्सपेरिमेंट इज कॉल्ड अ सैंपल स्पेस। यादृच्छिक प्रयोग कोई कर रहे हैं, उसके सभी संभव जो परिणाम हो गए, जैसे सिक्का को फेंक रहे हैं तो उसका संभव परिणाम कौन कौन सी होगा? हेड या टेल। तो हेड या और टेल को अगर एक सेट बना दे, एक संग्रह में लिखें, तो उसको हम लोग सैंपल स्पेस बोलते हैं। एग्जाम्पल से ये सब चीज क्लियर होगा। देखिए, जहां नहीं बुझा है कमेंट करके पूछ लेना है। पहला एग्जाम्पल दे रहे हैं, टॉसिंग ए क्वाइन वंस, तो इसका सैंपल स्पेस लिखना है। सिक्का को एक बार टॉस कर रहे हैं, तो सैंपल स्पेस क्या होगा? S इज इक्वल टू क्या होगा? सेट बनाओ ऑल पॉसिबल आउटकम्स का। क्या क्या आउटकम्स हो सकता है? हेड या टेल, यही ना आउटकम्स हो सकता है। नंबर ऑफ एलिमेंट इन सैंपल स्पेस कितना हो गया? 2। एक और विधि से ही बन सकता है, परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन में कॉम्बिनेशन पढ़ाएं तो डायरेक्ट भी NS निकाल सकता है। नंबर ऑफ एलिमेंट इन, ये तो लिख के ना गिने हैं, नंबर ऑफ एलिमेंट इन सैंपल स्पेस पहले लिख दिए हैं कि कै गो है, तब गिन के बता दिए NS का मान। डायरेक्ट भी NS निकल सकता है, क्योंकि सिक्का को कै बार उछाल रहे हो आप? एक बार। तो सिक्का पर कितना पॉसिबिलिटी है, क्या क्या संभव है? हेड या टेल, ऑप्शन 2 गो है, फेंकिएगा तो उसमें से आएगा कोई एक ही ना, एक ही बार हेड टेल थोड़े आएगा, यानी 2 गो में से कोई एक आएगा। तो 2C1 का मान 2 होता है, तो बिना लिखे भी हम गिन लिए कि NS का मान 2 होगा। नंबर ऑफ एलिमेंट इन सैंपल स्पेस जो है वो गिन कर आप लिखो या इस फॉर्मूला से लिखो, दोनों बात क्या है? सेम है। ठीक है, तो एक सिक्का को अगर एक बार उछालेंगे तो सैंपल स्पेस क्या क्या पॉसिबल है? हेड या टेल, तो ऐसे लिख के गिन लेंगे, और नहीं तो एक जो है कॉम्बिनेशन का फॉर्मूला जानते हैं, उससे इसको बना लेंगे। तो अभी कुछ और एग्जांपल इस पर करा रहे हैं, तभी बात और समझ में आएगा। अगला एग्जांपल, टॉसिंग ए क्वाइन 2 टाइम्स, एक सिक्का को कई बार फेंके? 2 बार। या इस टाइप का भी हो सकता है, 2 coins are tossed once। तो देखिए, एक सिक्का को 2 बार फेंके या 2 सिक्का को एक बार फेंके, सैंपल स्पेस के दृष्टिकोण से दोनों बात सेम है। मैंने इसमें इसका हिंदी क्या हो गया कि एक सिक्का को 2 बार फेंका जा रहा है, टाइम्स मतलब बार होता है, तो इसका हिंदी लिख देते हैं, एक सिक्का को 2 बार फेंका जा रहा है, या दो सिक्का को एक बार फेंका जा रहा है। दोनों ही केस में सैंपल स्पेस आपको बताना है। दोनों केस के लिए सैंपल स्पेस सेम होगा। एक सिक्का को 2 बार फेंके चाहे 2 सिक्का को एक बार फेंके, तो सैंपल स्पेस क्या होगा? HH या HT या TH या TT, ऐसे ही ना। एक सिक्का को 2 बार फेंकेंगे तो क्या होगा सैंपल स्पेस? मैट्रिक में भी पढ़े हैं आप, आपको तकलीफ नहीं हो रहा होगा, इसमें खूब अच्छा से समझ में आ रहा होगा। तो एक सिक्का को 2 बार फेंकेंगे तो क्या होगा? HH, HT, TH या TT। तो इस केस में नंबर ऑफ एलिमेंट इन सैंपल स्पेस पूछें तो 1 2 3 1 4 गो होगा।
NS कितना हो गया 4। मेथड 2 से बनाएंगे तो भी बन जाएगा ही। मेथड 2, इसमें क्या है, NS निकालना है तो डायरेक्ट निकाल लेंगे। सिक्का पर बात हो रही है तो भाई एक सिक्का को 2 बार फेंक रहे हैं, चाहे 2 सिक्का को 1 बार फेंक रहे हैं। एक सिक्का को भी 2 बार फेंकेंगे तो दो दो चांस देखना होगा। तो पहला चांस के लिए सिक्का पर 2 ऑप्शन है, आएगा एक। दूसरा चांस के लिए भी सिक्का पर 2 ऑप्शन है, हेड या टेल, लेकिन आएगा एक ही। समझ रहे हो बात को? इसका मान हो गया 2 इंटू 2 यानी कितना हो गया 4। तो ये लिख के गिने हैं और ये बिना लिखे गिने हैं। ठीक है। इसके बाद एक और विधि हो सकता है, ट्री डायग्राम। ट्री, TREE, ट्री डायग्राम, इससे भी सवाल को बनाया जा सकता है। जैसे देखिए सिक्का है तो उस पर हेड होगा, या पहला बार फेंकेंगे तो फर्स्ट चांस फेंकेंगे तो क्या होगा, फर्स्ट चांस हेड होगा या टेल होगा, यही संभव है। सेकेंड चांस, अगर पहला बार हेड आया है तो दूसरा बार हो सकता है हेड आ जाए या टेल आ जाए, या पहला बार भी टेल आया है तो दूसरा बार हेड या टेल। तो ऐसे सैंपल स्पेस आराम से लिख सकते हैं। HH 2 ही चांस है, तो HH या HT या TH TT, कुल कितना हो गया 4। ठीक है। तो 3 विधि होता है सैंपल स्पेस निकालने का। ये चीज समझ गए? कमेंट कीजिए तो हमको लगेगा कि आप देख रहे हो। अगर समझ गए होंगे तो फिर हम आगे बढ़ेंगे। एक सिक्का को 2 बार फेंका जा रहा है, सैंपल स्पेस लिखे हैं, समझ में आ गया है? जल्दी जल्दी कमेंट करो तब आगे बढ़ेंगे। यस सर, आशीष कुमार। चलिए आशीष भी जुड़े हुए हैं। चलिए आशीष, अब कुछ और एग्जाम्पल इसमें किया जाए। ये तो एग्जाम्पल हो गया कि एक सिक्का को कई बार फेंक रहे हैं, 2 टाइम्स, 2 बार फेंक रहे हैं। अगर 2 से ज्यादा बार फेंके, जी सर आ गए हैं रत्नेश कुमार। चलिए तो देखिए रत्नेश, अब इसमें एक और एग्जाम्पल आपको दे रहे हैं आप लोगों को। विवेक कुमार, यस सर, समझ में आ गया है। ठीक, अगला एक एग्जाम्पल। टॉसिंग ए क्वाइन 3 टाइम्स। ऋतिक कुमार, यस सर। ठीक, टॉसिंग ए क्वाइन 3 टाइम्स, एक सिक्का को 3 बार उछाला जा रहा है, या 3 coins are tossed once। 3 सिक्का को 1 बार फेंके या एक सिक्का को 3 बार फेंके, दोनों ही केस में सैंपल स्पेस सेम होगा। अब इसका सॉल्यूशन देखिए। इसमें आपको लिखना है सैंपल स्पेस। क्या है इसमें, एक सिक्का को 3 बार फेंका जा रहा है, चाहे 3 सिक्का को 1 बार फेंका जा रहा है, और हम पूछ रहे हैं सैंपल स्पेस। द स्मार्ट क्लास, यस सर। चलिए बेतिया से भी जुड़ गए आप। तो सैंपल स्पेस क्या होगा, एक सिक्का को 3 बार फेंक रहे हैं। तो देखिए 3 बार फेंक रहे हैं, चाहे 3 सिक्का को 1 बार फेंक रहे हैं, तो उसमें H H H H H T H T T ये सब लिखने में प्रॉब्लम होता है। तो इसको एक अलग तरीका से बता देते हैं। दूगो वाला तो आपको पता है, उसको लिख लो H H H T T H T T, फिर H H H T T H T T। दूगो वाला को कई बार लिखना है,
दो वाला तो आपको पता है ना, एच 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 टी टी एस टी टी, एक सिक्का को दो बार उछाले तो यही तो सैंपल स्पेस अभी थोड़ा देर पहले हम लोग लिखे थे। इसको हम 2 राउंड लिख देंगे, एक बार सब में एच लगा देंगे और एक बार सब में टी लगा देंगे, हो गया। आ गया समझ में? अब इसको काउंट कीजिए कितना हुआ, कितना होगा ये काउंट करने पर। NS कितना होगा, 1 2 3 4 5 6 7 1 8 होगा। आंसर हो गया। पहला विधि से बनाई। दूसरा विधि देखिए, मेथड सेकेंड। सैंपल स्पेस में कितना सदस्य है निकालना है। तो पहला सिक्का के लिए 2C1, दूसरा सिक्का के लिए भी 2C1, तीसरा सिक्का के लिए 2C1, 2 इंटू 2 इंटू 2 यानी 8। आंसर हो गया। तो ये मेथड 2 हो गया। इसमें बिना गिने, इसमें तो लिख के गिन के तब आपको बताना है, लेकिन इसमें बिना लिखे आप काउंट कर सकते हो। चलिए विवेक, ठीक बताया आप। अब मेथड 3, ट्री डायग्राम से इसको कैसे समझेंगे। ट्री डायग्राम, तो ट्री डायग्राम के लिए पहले आप मान लो फर्स्ट चांस में हेड आया है, फर्स्ट चांस में हेड आया है, तो सेकेंड चांस में क्या होगा, हेड या टेल। थर्ड चांस में फिर यहाँ पे क्या होगा, हेड या टेल, यहाँ पर भी हेड या टेल। ऐसे ट्री डायग्राम बना। ये मान लो फर्स्ट चांस में अगर टेल ही आया है तो सेकेंड चांस में हेड या टेल, थर्ड चांस में हेड के लिए हेड या टेल, या टेल के लिए भी हेड या टेल। ठीक है, तो इसको काउंट कीजिए कितना आएगा। यहाँ से एस अगर लिखना चाहें तो कितना हो जाएगा, यहाँ से यहाँ तक आना है, यहाँ तक एच 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 या एच एच टी, एच एच टी या एच टी एच, हमेशा एक फुनगी तक आना है, यहाँ तक एच टी एच या एच टी टी। एच से हो गया, टी से देखिए टी एच एच, टी एच टी, टी टी एच, ऐसे भी काउंट किया जा सकता है। यहाँ भी कई गो हो गया, गिन के देखो 8 हुआ होगा। तो 3 विधि है इसका, या तो लिख के गिन लो, या इस कॉम्बिनेशन वाले विधि से, या ट्री डायग्राम से। 3 तरीका से आप NS काउंट कर सकते हो। चूंकि PE आप मैट्रिक में भी पढ़े हैं, PE बराबर NE बटा NS होता है। तो NS का महत्व आप जान रहे हैं, NS मालूम रहेगा, यानी सैंपल स्पेस में अवयवों का संख्या अगर पता होगा तभी प्रोबेबिलिटी आप निकाल सकते हो। ठीक है, तो इस तरह से आप 3 तरीका से देख लिए कि आप कैसे सैंपल स्पेस निकालिएगा। अब चलिए कुछ और एग्जांपल। अब कुछ एग्जांपल आपको दे रहे हैं पासा पर। थ्रोविंग ए डाई वंस, पासा को कई बार फेंक रहे हैं, एक बार। पासा को एक बार फेंका जा रहा है। इस केस में आपको सैंपल स्पेस बताना है। ठीक है, तो सैंपल स्पेस क्या होगा, पासा पर, हाँ पासा पर ही बता रहे। इसका सैंपल स्पेस क्या होगा, देखिए पासा में कहां से कहां तक अंक होता है। लूडो के गोटी में 1 से 6 तक अंक होता है। तो या तो 1 आ सकता है, या 2 आ सकता है, या 3 आ सकता है, या 4 आ सकता है, या 5 आ सकता है, या 6 आ सकता है। ऑल पॉसिबल आउटकम्स का अगर सेट बना ले तो यही सैंपल स्पेस होता है। यही ने परिभाषा बताया है सैंपल स्पेस का,
ऑल पॉसिबल आउटकम्स को इसमें लिख देंगे। पासा यानी लूडो की गोटी को फेंकेंगे तो पॉसिबल आउटकम्स क्या क्या हो सकता है, 1 से लेके कहाँ तक, 6 तक। 7 नहीं ना आएगा, पासा में 7 थोड़े होता है, 6 तक। तो इसलिए इसमें कई गो संख्या हो गई, 6। नंबर ऑफ एलिमेंट इन सैंपल स्पेस कितना हो गया, 6 हो गया। अब अगला मेथड 2, NS। लूडो का गोटी है, फेंक रहे हैं, कितना सैंपल स्पेस होगा। लूडो के गोटी में कई गो ऑप्शन होता है, 6 गो, उसमें से आएगा 1 गो, चूंकि कई बार फेंक रहे हैं, एक बार, तो 6C1 का मान 6 होता है। तो बिना लिखे भी हम गिन लिए सेकेंड मेथड से। लूडो के गोटी को अगर एक बार फेंकेंगे तो क्या क्या हो सकता है, ऑल पॉसिबल आउटकम्स 1 से लेके 6 तक, यानी सैंपल स्पेस 1 से 6 तक हो गया। और दूसरा विधि से, कॉम्बिनेशन विधि से भी काउंट किया जा सकता है, जो अभी बता रहे हैं, लगातार आपको भी बता रहे हैं आज के क्लास में। अब चलिए एक अगला एग्जांपल देखते हैं हम लोग। थ्रोविंग ए डाई 2 टाइम्स, ठीक है। पासा को हम कई बार फेंक रहे हैं, 2 बार, या इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, 2 डाइस आर थ्रोन वंस। 2 पासा को एक बार फेंका। ये क्वेश्चन हो गया, दोनों एक ही चीज है। इसमें सैंपल स्पेस लिखना है। बताइए अगर जानकारी है तो कितना होगा। एक पासा को 2 बार फेंके या 2 पासा को एक बार फेंके तो सैंपल स्पेस क्या क्या हो सकता है, जल्दी जिसको जानकारी हो, टोटल काउंट कितना हो सकता है बताइए। 36 को संभव है। ऋतिक 36, रत्नेश कुमार 36, ठीक। आशीष 12, 36 को ना हुआ, आशीष 36, ठीक। सर जल्दीबाजी में टाइपिंग मिस्टेक हो गया, कोई बात नहीं। देखिए सैंपल स्पेस 36 को होगा, कौन कौन, 1 1, 1 2, 1 3, 1 4, विशाल विवेक 36, ठीक। 1 5, 1 6, 2 को पासा है। पहिलका पर 1 रहे तब क्या होगा, पहिलका पे 2 रहे तो 2 1, 2 2, 2 3, 2 4, 2 5, 2 6। 3 से स्टार्ट करने वाला 3 1, 3 2, 3 3, 3 4, 3 5, 3 6। 4 से स्टार्ट होने वाला भी हो सकता है, 4 1, 4 2, 4 3, 4 4, 4 5, 4 6। 6 से तक ना, 7 तो पासा में नहीं होता है लूडो के गोटी में। 5 1, 5 2, 5 3, समझ में आ रहा है ना आप लोगों को। 5 4, विशाल कुमार गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग विशाल, विलम्ब से, बहुत विलम्ब से जुड़े आप। 5 6, 6 5, 6 6। यानी कुल अगर इसको काउंट कीजिएगा तो नंबर ऑफ एलिमेंट इसमें कितना आ जाएगा, NS हो जाएगा 36 गो है। मेथड 2 से भी बन सकता है, मेथड 2 से बड़ी आसानी से बन जाएगा। नंबर ऑफ एलिमेंट इन सैंपल स्पेस, लूडो के गोटी को 2 बार फेंक रहे हैं, चाहे 2 लूडो के गोटी को 1 बार फेंक रहे हैं, 2 गो गोटी है ना, पहिलका के लिए 6C1, दूसरा के लिए भी 6C1, 6 गुना 6, कुल मिला के कितना हो गया 36। तो सेकेंड विधि से भी बन सकता है, तो लू सकता है। तो लूडो के गोटी को कई बार फेंके थे, 2 बार, तो सैंपल स्पेस कितना हो जाएगा, 36 हो जाएगा। समझ में आ गया। अब इस 36 में जो ये 1 1, 2 2, 3 3, 4 4, 5 5, 6 6 है, देख रहे हो ना,
इसको हम लोग डबलेट बोलते हैं, दोनों सेम है इसमें। ठीक है, दोनों क्या है, सेम है, तो इसको डबलेट बोला जाता है। तो ये बात भी नोट में बता रहे हैं आपको। एक यहाँ नोट देखिए, डबलेट, डबलेट्स क्या है, तो डबलेट में इसको बोलते हैं 1 1, 2 2, 3 3, 4 4, 5 5 और 6 6 आर कॉल्ड डबलेट्स। इसको हम लोग डबलेट बोलते हैं, समझ गए आप। सवाल में मिलता है कभी कि डबलेट का प्रोबेबिलिटी बताओ, तो डबलेट 1 2 3 4 5 6, पासा को 2 बार फेंकेंगे तो उसमें कई डबलेट होगा, 6 हुआ, टोटल 36, 6/36, 1/6 होगा। तो वैसा आगे मिलेगा, लेकिन उससे पहले कुछ और बात सीखिए। एक और एग्जांपल देते हैं। थ्रोइंग ए डाई 3 टाइम्स, 3 बार फेंकें, उस समय सैंपल स्पेस क्या होगा। तो 2 बार में ही 216 है, 3 बार में तो और बड़ा ज़्यादा हो जाएगा। तो इस सेकेंड विधि से ही निकलेगा, फर्स्ट विधि से नहीं निकल पाएगा। 3 बार फेंक रहे हैं, पहली का बार के लिए 6C1, दूसर का के लिए भी 6C1, तीसर का के लिए 6C1, 6 गुना 6 गुना 6, 3 टाइम्स फेंकेंगे तो कितना हो जाएगा, 216। तो अगर पासा को, इसका हिंदी क्या हो गया, पासा को 3 बार फेंका जा रहा है, तो इस केस में सैंपल स्पेस लिखे हैं, और सैंपल स्पेस कितना हो जाएगा, 216 हो जाएगा। ठीक है, अभी को मिक्स करके, राज गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग। चलिए राज, अब एक क्वेश्चन पूछ रहे हैं, उस पर अपना दिमाग लगाइए, कैसे बनेगा। मिक्स करके पूछ रहे हैं, एकदम मैट्रिक टाइप का चीज है, सब आप लोग किए हुए होंगे। टॉसिंग ए क्वाइन 216, इसका तो ठीक है 216 हो गया। टॉसिंग ए क्वाइन एंड throwing a die simultaneously, एक साथ सिक्का और पासा को फेंका जा रहा है, एक साथ सिक्का और पासा को, पासा है प में आकार है, फेंका जा रहा है। चलिए इसका आप बताइए सैंपल स्पेस। टाइपिंग में आप लोगों को दिक्कत होगा, बिना टाइप किए ऐसे ही बताइए संख्या कितना होगा, सिंपल स्पेस में कितना अवयव होगा। आप खाली हमको NS बता दीजिए कितना होगा। जल्दी, कोई जिसको आता हो कमेंट करो जल्दी, दौड़ा दे। ऋतिक 8 आंसर बता रहा है, और कोई, आशीष 12 बता रहा है, दूसरा कोई, आकाश 8, अनिल कुमार 12, और कोई बताना चाह रहा है, बढ़े आगे, विवेक कुमार 12। अच्छा देखते हैं, 12 का संख्या ज़्यादा लग रहा है, देखते हैं। सिक्का है और पासा है, सिक्का में मान लो हेड आया तो पासा में 1 आ सकता है,
हेड के साथ 2 आ सकता है, चाहे हेड के साथ 3 आ सकता है, या हेड के साथ 4 आ सकता है, या हेड के साथ 5 आ सकता है, या हेड के साथ 6 आ सकता है। या हो सकता है कि सिक्का पे टेल आया हो तो टेल के साथ 1, T2, T3, T4, T5 और T6। गिनने पर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 1 12 हो जाएगा। NS कितना हो गया? 12 हो गया। सेकेंड विधि से भी बनाओगे तो बन जाएगा, मेथड सेकेंड। इसमें NS डायरेक्ट निकालें तो पहले सिक्का है, सिक्का के लिए 2C1, पासा के लिए 6C1। 2 इंटू 6, 6 2 जा 12। ऐसा भी बन सकता है, मेथड 2 से भी करके आप आंसर बता सकते थे। चलिए, सबको आ रहा है समझ में? तो इस तरह से सैंपल स्पेस लिखा जाता है। अब हम लोग थोड़ा सा इवेंट के बारे में बात कर लें। इवेंट, इवेंट मतलब क्या होता है? घटना। सतीश कुमार, गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग सतीश। आज वही प्रोबेबिलिटी बेसिक बता रहे हैं जो सभी क्लास के लिए इंपॉर्टेंट है। तो अब हम लोग जो डेफिनेशन पे बात करने वाले हैं वो डेफिनेशन है इवेंट का। इवेंट मतलब घटना, ठीक है। अब इवेंट क्या होता है, घटना क्या होता है? एन इवेंट इज ए सबसेट ऑफ द सैंपल स्पेस। घटना क्या है? सबसेट होता है। घटना जो होता है वो सबसेट होता है किसका? सैंपल स्पेस का। यानी इसका हिंदी हो गया प्रतिदर्श समष्टि के उपसमुच्चय को घटना कहते हैं, ठीक है। तो सबसेट आप 11th सेट थ्योरी चैप्टर में है, यानी घटना जो होगा उस सबसेट का चिन्ह ऐसे सी लिख कर इसको आगे बढ़ा कर इस सबसेट होता है। तो इवेंट जो होता है उस सबसेट होता है सैंपल स्पेस का, यानी सैंपल स्पेस में से ही मिलता है, इसमें से ही मिलता है, सैंपल स्पेस से ही घटना मिलता है, यानी एस से ही, ठीक है। जिससे मान लीजिए लूडो के गोटी को फेंके और 5 आ गया, तो 5 का आना घटना है। तो 5 किस में से आया? सैंपल स्पेस में से ना। सैंपल स्पेस क्या होगा उसका? लूडो के गोटी को एक बार फेंकेंगे तो 1 2 3 4 5, 5 तक, उसी में से कोई एक आएगा घटना। तो घटना जो है हमेशा किस में से आता है? सैंपल स्पेस में से। और बड़ा वाला में से ही छोटा वाला आता है, इसको सबसेट हम लोग पढ़ते हैं। अब एग्जाम्पल इसका देख लीजिए। टॉसिंग ए क्वाइन and getting ahead is an event। सिक्का को उछालने पर चित्त प्रकट होना, हेड का हिंदी होता है चित्त, चित्त प्रकट होना एक घटना है। हेड आवे या टेल आवे, कोई एक अगर प्रकट हो रहा है तो कौन सी है? घटना है। हेड आवे या टेल आवे, कोई एक अगर प्रकट हो रहा है तो कौन सी है? घटना है। इसको और अंक गणित में अगर देखेंगे, माने संकेत में, अर्थात यहां सैंपल स्पेस क्या होगा? टॉसिंग ए क्वाइन, सिक्का को उछाल रहे हैं एक बार, तो सिक्का के लिए क्या होता है? एच या टी, यही होता है। एंड ई जो है वो इवेंट है, घटना क्या है? गेटिंग ए हेड, तो केवल एच हो गया।
इसी में से नहीं आया है, क्योंकि ई किस में से आया है, एस में से, इसलिए ई इज एन इवेंट। ठीक है, अभी प्रोबेबिलिटी नहीं पूछा है विवेक, अभी तो ऐसे ही खाली समझा रहे हैं कि घटना कहाँ से आता है। घटना सैंपल स्पेस में से ही कोई एक घटित होगा। लूडो के गोटी को फेंकेंगे तो 7 नहीं आएगा, 1 से 6 तक जो उसमें है उसी में से कोई एक आएगा। तो सैंपल स्पेस में से ही घटना को प्राप्त किया जाता है। ठीक है, तो ये हो गया आपका इवेंट का डेफिनेशन। चलिए अब हम लोग प्रोबेबिलिटी का डेफिनेशन जान लें। प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट, इवेंट मतलब घटना, घटना की प्रायिकता। ठीक है, तो द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट ई is denoted by PE and defined as PE बराबर NE बटा NS। इसका हिंदी हो गया किसी घटना E के प्रायिकता को PE से सूचित किया जाता है, जो निम्न प्रकार से परिभाषित है। कैसे? तो PE बराबर NE बटा NS, तो मैट्रिक्स से आप पढ़ते आ रहे हैं। ठीक है, P कितना होता है? NE बटा NS होता है। अब इस पर कुछ एग्जाम्पल देखिए, एक हल्का एग्जाम्पल। इफ ए क्वाइन इज टॉस्ड once, then find the probability of getting a head। ठीक है, एक सिक्का को एक बार उछाला जा रहा है, हेड आने का प्रायिकता बताना है। इसमें 2 काम आपको करना होगा। पहले सैंपल स्पेस लिखना होगा। क्या हो जाएगा सैंपल स्पेस? हेड या टेल। तो NS कितना हो गया? 2 हो गया। अगेन E, घटना, घटना क्या है? गेटिंग ए हेड का आना घटना है, तो H हो गया। इसका संख्या, इसमें कै गो अभी भाई? 1 गो। नाउ P बराबर कितना होता है? NE बटा NS। NE कितना हो गया? 1, NS कितना है? 2, यानी 1 बटा 2। हेड के आने का प्रायिकता कितना हो जाएगा? 1 बटा 2। एकदम मैट्रिक याद आ गया? मैट्रिक में ऐसा सवाल आप कर रहे थे। ठीक है, सब कुछ समझ गए? आगे बढ़े। कुछ और नोट है इसमें, इसको देखिए नोट में। अगर फाई का प्रोबेबिलिटी पूछें कि क्या होता है, कितना होता है? आप लोग बताओ। आशीष, फाई का प्रोबेबिलिटी बताओ कितना होता है, जल्दी से कमेंट करके। फाई का प्रोबेबिलिटी क्या होता है?
जल्दी, मैट्रिक का है ही सब। फाई का प्रोबेबिलिटी, देखिए प्रोबेबल जीरो होता है। गिरी, नीरज गोस्वामी, हाँ समझ, सही बताया, जीरो होता है। आप यहाँ एक चीज जान रहे हो, चूंकि विवेक पीई बराबर कितना होता है, एन ई बटा एन एस होता है, इसलिए पी या ई के जगह पर फाई रख दो, एन फाई बटा एन एस। ठीक है, अब बताओ फाई में कितना अवयव होता है, जीरो, जीरो बटा एन एस, यानी कुल मिला के कितना, जीरो हो जाएगा। तो फाई का प्रोबेबिलिटी कितना होता है, जीरो होता है। ठीक है, और पूछे दूसरा नंबर, एस का सैंपल स्पेस का प्रोबेबिलिटी क्या होगा, सैंपल स्पेस का प्रोबेबिलिटी, जल्दी जल्दी बताइए, सैंपल स्पेस का प्रोबेबिलिटी क्या होगा। वन होगा। देखिए देखते हैं इसका, चूंकि इसमें भी वही बात लिखाएगा, पीई बराबर एन ई बटा एन एस, तो यहाँ पे पुट कर देंगे ई के जगह पर एस, पी एस कितना हो जाएगा, पी एस बटा, सॉरी एन एस बटा एन एस, दोनों कट गया, वन हो गया, इसलिए सैंपल स्पेस का प्रोबेबिलिटी वन और फाई का प्रोबेबिलिटी जीरो। इसको याद रखिएगा, ये सब ऑब्जेक्टिव में काम देता है। तीसरा, किसी भी घटना का प्रायिकता हमेशा जीरो वन के बीच होता है। ठीक है, इसका प्रूफ देख लीजिए, चूंकि कोई भी घटना का संख्या या तो घटित होगा और नहीं तो जीरो होगा, और सैंपल स्पेस से हमेशा क्या होगा, कम होगा। अब सब में डिवाइड कर देते हैं एन एस से, तो जीरो बटा एन एस, एन ई बटा एन एस, एन एस बटा एन एस, कट गया, जीरो हो गया। एन ई बटा एन एस को क्या बोलते हैं, पीई बोलते हैं। तो किसी घटना का प्रायिकता किसके किसके बीच आ गया, जीरो और वन के बीच आ गया। समझ गए आप लोग। तो ऐसे प्रोबेबिलिटी निकाला जाता है, इसमें कुछ रिलेशन है। गुड एक्सप्लेनेशन सर, गिरी, नीरज गोस्वामी, थैंक यू नीरज। तो अब जो है, अब इससे आगे बढ़ेंगे हम लोग। तो इसमें एक और रिलेशन बता देते हैं आपको, पीई प्लस पीई नॉट इज इक्वल टू वन होता है। इसका प्रूफ देखिए, 3 नंबर भी क्वेश्चन है, आप बनाइए इसका। पीई प्लस पीई नॉट मिलके वन होता है। ठीक ठीक, देखिए अभी कैसे, पीई और पीई नॉट मिलकर क्या हो जाएगा, वन हो जाएगा। तो ये ऐसे भी हो सकता है कि पी एक आप सेट थ्योरी में रिलेशन पढ़े हैं, सेट थ्योरी में रिलेशन पढ़े हैं, उससे भी प्रूफ हो जाएगा, चाहे घटना का होने का प्रायिकता और नहीं होने का प्रायिकता। ठीक, गुड एग्जाम। घटना के होने का प्रायिकता और घटना के नहीं होने का प्रायिकता कितना होता है, वन होता है। तो कोई एक्सप्लेन करेगा इसको, बता सकता है तो बताओ। अब चलिए, वी नो दैट, अब इसको हम एक्सप्लेन कर रहे हैं, समझिए। आप पहले आप एन पर ही रिलेशन देख लीजिए। घटना में अवयव का संख्या
घटना नहीं में अवयव का संख्या दोनों मिला दें तो सैंपल स्पेस के संख्या के बराबर हो जाता है। जैसे मान लो हेड आने का संख्या अगर 1 है तो टेल आने का 1 है, दोनों को मिला देंगे तो हेड और टेल यानी संख्या 2 हो जाएगा। यानी किसी घटना के होने का संख्या नहीं होने का संख्या मिला देंगे तो सैंपल स्पेस के बराबर हो जाएगा। अब डिवाइडिंग बाई एन एस से इसमें भाग दे देते हैं। एन ई बटा एन एस, एन ई नॉट बटा एन एस और एन एस बटा एन एस। एन ई बटा एन एस पी ई हो जाएगा प्लस पी ई नॉट इज इक्वल टू 1। प्रूव्ड हो गया। तो ई घटना की संख्या सैंपल स्पेस के बराबर होगा। ये बात समझ में आया। जैसे मान लीजिए यहाँ पर इस टाइप का दे दें हम, इस सेट में 1 3 5 2 4 6 ये घटना ई है और ये टोटल सैंपल स्पेस है। तो एन एस अगर लिखेंगे तो एस में कितना हो जाएगा, 1 2 3 4 5 6 टोटल हो गया। अच्छा घटना में लिखेंगे तो घटना क्या है, 1 3 और 5 का आना। घटना नहीं अगर नहीं जो आया उसमें कौन कौन हो गया, 2 4 6 और यहाँ पर एन एस कितना हो गया 6 गो, यहाँ एन ई कितना हो गया 3 गो और यहाँ एन ई नट कितना हो गया ये भी 3 गो। 3 या 3 जोड़ेंगे तो 6 के बराबर आ जाएगा कि नहीं। इसलिए ई में अवयवों का संख्या दिस कंसेप्ट हैज टेकन फ्रॉम सेट थ्योरी। हाँ, और ई नट का संख्या दोनों का योग किसके बराबर हो जाएगा, एन एस के। ऐसे प्रोबेबिलिटी का सभी रिलेशन सेट थ्योरी के रिलेशन से ही प्रूफ होता है। तो ये सब कोई समझ गए। तीसरा के बाद चौथा देखिए, पी ए यूनियन बी। ये होता है पी ए, गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग, पी ए प्लस पी बी माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी। इसका भी तनिक प्रूफ देख लो फ्रॉम सेट थ्योरी। सेट थ्योरी से क्या सीखे हैं कि एन ए यूनियन बी बराबर एन ए प्लस एन बी माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी। सब में डिवाइड कर, इस फॉर्मूला है सेट थ्योरी में, डिवाइडिंग बाई एन एस। एन एस से हम क्या कर दे रहे हैं, भाग कर दे रहे हैं। तो क्या हो जाएगा, एन ए यूनियन बी बटा एन एस, एन ए बटा एन एस, एन बी बटा एन एस, एन ए इंटरसेक्शन बी बटा एन एस। अभी एन एस से भाग होता है तो प्रोबेबिलिटी में बदल जाता है, पी ए यूनियन बी, पी ए प्लस पी बी माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी। ये प्रूव्ड हो गया। तो समझ रहे हो सब कोई, ये सब कोई समझ रहा है। अब कुछ नोटेशन है, इसको भी आप समझ लीजिए। अगर कहीं पर P ए नट इंटरसेक्शन बी नट दिया हुआ हो तो P इंटरसेक्शन है तो यूनियन हो जाएगा, पूरा पर हो जाएगा। डी मॉर्गन्स लॉ है, वन ऑफ द बेस्ट इंस्टीट्यूट ऑफ मोतिहारी, नीरज गोस्वामी। थैंक यू नीरज। रवि रंजन गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग। तो ये भी सेट थ्योरी से, इसका भी प्रूफ देख लीजिए। सेट थ्योरी में है कि एन, संदीप राज गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग संदीप। एन ए इंटरसेक्शन ऐसे करके सेट थ्योरी में होता है, एन ए यूनियन बी टोटल पर कंप्लीमेंट का चिन्ह रहता है या नॉट का, पूरक का। तो अब इसमें डिवाइड कर देंगे, डिवाइडिंग बाई एन एस। क्या हो जाएगा, एन ए नट बी नट
बटा एन एस एन ए यूनियन बी नट बटा एन एस डिमॉर्गन्स लॉ। हाँ हुआ डिमॉर्गन्स लॉ है। तो ई हो जाएगा आपका पी में बदल जाएगा, पी ए नट इंटरसेक्शन बी नट बराबर पी ए यूनियन बी का नट। तो ये प्रूफ जो हुआ है फ्रॉम डी मॉर्गन्स लॉ, ठीक है, उससे ही प्रूफ हुआ है। डी मॉर्गन्स लॉ से ही होता है और डिवाइड कर दिए और ये प्रूफ हो गया। समझ रहे हो सब कोई? डी मॉर्गन्स लॉ से प्रूफ हो गया। अब इसमें कुछ और रिलेशन है जिसको हम लोग देख लेंगे। सेट थ्योरी में ही जैसे आपका ई था 3 नंबर था, 3 था कि कितना था, 4 था, 4 एक 5वां नंबर था। ये नोटेशन वाला नोटेशन जो ये है 5वां नंबर में है। पी का मतलब पावर सेट। ये पावर सेट नहीं, प्रोबेबिलिटी का बात हो रहा है इसमें। जितना पी लिखेंगे सब प्रोबेबिलिटी के सेंस में, पावर सेट अलग चीज हो गया। ठीक है, अब चलिए इसमें एक और रिलेशन है, छठा रिलेशन कि पी ए माइनस बी, ये होगा पी ए माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी होगा। चलिए आपको भी ढेर सारी शुभकामनाएं। इसका प्रूफ देख लीजिए। सेट थ्योरी में ही आप पढ़े हैं, इस सेट ए हो गया, ये बी हो गया, इतना को ए माइनस बी बोला जाता है। ये अंदर वाले को जितना शेडेड पार्ट है इसको ए माइनस बी बोलते हैं। टोटल ए में से संदीप गोवर्धन पूजा को आपको भी हार्दिक शुभकामनाएं। ये माइनस बी, तो टोटल ए में से बी घट रहा है। चूंकि एन ए माइनस बी ये हो जाएगा एन ए टोटल ए में से, ये घट रहा है ई वाला, और ई जानते हो क्या है, ए इंटरसेक्शन बी है। ई वाला जो भाग है वो इंटरसेक्शन का है, दोनों में कॉमन है। टोटल में से कॉमन को घटा लेंगे तो एन ए माइनस बी मिल जाएगा। एन ए माइनस बी टोटल एन ए माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी। अब इसमें डिवाइड कर देना है, डिवाइडिंग बाय एन एस, एन एस से भाग दे दीजिए तो क्या हो जाएगा, एन ए माइनस बी बटा एन एस, एन ए बटा एन एस, एन ए इंटरसेक्शन बी बटा एन एस। तो ई पी में बदल जाएगा, एन ई बटा एन एस को पी ई कहते हैं, और ये पी ए और पी ए इंटरसेक्शन बी। तो प्रूफ हो गया, समझ रहे हो? सिमिलरली इसी प्रकार एक और रिलेशन लिखा जा सकता है 7वां में, पी बी माइनस ए का, पी बी माइनस ए। इसको हम कैसे लिख सकते हैं? इसको हम लिख सकते हैं पी बी माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी। पहिलका में से दोनों का इंटरसेक्शन, यहाँ भी वही हुआ है, पहिलका में से दोनों का इंटरसेक्शन घटाए हैं तो यहाँ भी वैसे ही घट जाएगा। अब इसमें कुछ टाइप ऑफ इवेंट्स हैं, घटना का प्रकार, और उस पर भी एक आध रिलेशन निकलेगा। तो अब हेडिंग हो जाएगा टाइप ऑफ इवेंट्स, टाइप ऑफ इवेंट्स, घटना का प्रकार। ठीक है सर, 11th का आज नहीं पढ़ाइएगा क्या? वो 11th का है, जितना भी पढ़ाए हैं ये 11th का ही है। ये तो अभी अब लाइव स्ट्रीम खत्म होगा तो जो पेज स्टार्टिंग में अनाउंस किया उस पर 12 लिखा गया है, ये 11th का ही है। 11th का ही आज बेसिक पढ़ा रहे हैं, फिर शाम में इसी का 12 पढ़ाएंगे। ठीक है, तो एकदम निश्चिंत रहिए,
ये जितना चीज़ पढ़ाए हैं सब 11th का है। इस पर आपका एक्सरसाइज 11th का बन जाएगा। तो इस वीडियोज के बाद अलग से एक एक्सरसाइज का वीडियो भी बना के डाल देंगे 11th क्लास के लिए। 12th क्लास कंडीशनल प्रोबेबिलिटी, जब इस पर हेडिंग देंगे ना कंडीशनल प्रोबेबिलिटी, तब समझिएगा कि वहाँ से जाके 12 हुआ। अभी तो ये सब बेसिक है, 12 वाले को भी इतना आना चाहिए तब इससे आगे वो पढ़ पाएगा, क्योंकि 12 में भी सबका यूज है। ठीक, और मैट्रिक में भी बेसिक उसके लिए भी हो जा रहा है। तो ये बेसिक है, ये सब लिंकेज है एक दूसरे से। अब पहाड़ा अगर यहाँ पे अगर हम सिखाएं कुछ उसमें नया, तो अब आपको लगेगा कि किस क्लास का है, सब क्लास के लिए है वैसे ही। तो आज जो है 11th क्लास के टाइमिंग पर ही इसको पढ़ा रहे हैं, तो आप एकदम निश्चिंत रहिए, 11th का ही सब चीज़ है। टाइप ऑफ इवेंट्स में पहिका में किताब निकाल कर देखिए, 11th का सब मिल जाएगा। इम्पॉसिबल इवेंट हिंदी होता है असंभव घटना, असंभव घटना। ठीक है, तो इम्पॉसिबल इवेंट असंभव घटना। अगर किसी घटना का प्रोबेबिलिटी 0 हो तो उसको असंभव घटना बोलते हैं। ठीक है, इफ probability of an event is 0, अर्थात कौन सी P5 अगर ना प्रोबेबिलिटी 0 होता है, अर्थात P5, इसको हम लोग इज कॉल्ड एन इम्पॉसिबल इवेंट, इसको इम्पॉसिबल इवेंट बोलते हैं। ठीक है, किसी घटना का अगर प्रोबेबिलिटी 0 है तो उसको इम्पॉसिबल इवेंट असंभव घटना बोलते हैं। जैसे एग्जांपल में throwing a die and getting a 7 is an इम्पॉसिबल इवेंट। पासा को फेंकेंगे और 7 का आना, ये कौन सी असंभव घटना है? पासा को फेंकने पर 7 का प्रकट होना असंभव घटना है। जैसे यहाँ देखिए, सैंपल स्पेस क्या हो जाता है, 1 2 3 4 5 6, इतना ही। NS कितना हो गया, 6। एंड घटना क्या है, गेटिंग ए 7। 7 आता है पासा में, नहीं, खाली हो गया। तो इसका संख्या, इसमें अवयव का संख्या 0। 9। अब इसका प्रोबेबिलिटी निकाल लीजिए, P बराबर होता है NE बटा NS, 0/6 कुल मिला के। तो प्रोबेबिलिटी 0 आ गया, तो ऐसे घटना को असंभव घटना कहेंगे। 7 के आने, 7 का प्रकट होना कौन घटना है, असंभव घटना है। ठीक है, दूसरा टाइप श्योर इवेंट, निश्चित घटना। If the probability of an event is 1, then it is a sure event। अर्थात सैंपल स्पेस का प्रोबेबिलिटी 1 होता है, इतना, अर्थात PS बराबर 1, इसलिए S इज इक्वल टू श्योर इवेंट। सैंपल स्पेस जो होता है वो श्योर घटना होता है। जैसे इसका एग्जांपल देखिए, जिसका प्रोबेबिलिटी, जिस घटना का प्रोबेबिलिटी 1 हो उसको हम लोग श्योर इवेंट बोलते हैं।
अब इसका एग्जाम्पल, टॉसिंग ए two-headed coin and getting a head is a sure event। टू हेडेड, दोनों तरफ हेड है। वैसे अगर सिक्का को फेंके और हेड आ जाए तो उसको हम लोग कौन इवेंट बोलेंगे? श्योर इवेंट बोलेंगे, क्योंकि हेड तो आएगा ही। जिसका प्रायिकता एक हो, तो देखो इसका प्रायिकता एक हो जाएगा, अभी हम बता रहे हैं। यार सिंपल स्पेस लिखेंगे तो दोनों तरफ हेड है तो हेड ही रहेगा, और घटना भी क्या है? गेटिंग ए हेड है, तो P बराबर कितना होगा? एन बटा एन एस, 1/1 यानी 1 हो गया। इसलिए इस घटना कौन सी है? श्योर इवेंट है। तीसरा टाइप, इसमें सिंपल इवेंट। हाँ ठीक है। अब देखिए सिंपल इवेंट क्या है। सिंपल इवेंट, तो इसमें क्या होता है? एन इवेंट कंटेनिंग, रवि कुमार गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग रवि। समीर कुमार झा, खुश रहिए समीर बाबू। एन इवेंट कंटेनिंग only one sample point is called a simple event। ठीक है, हिंदी हो गया एक घटना जिसमें केवल एक प्रतिदर्श बिंदु हो तो इसे सिंपल इवेंट कहते हैं। ठीक है, जैसे एग्जांपल देख लीजिए, एच एच सिंपल इवेंट हो गया, ये वो प्रतिदर्श बिंदु है, या 5 ये भी सिंपल। ऐसा हजारों एग्जाम्पल हो सकता है जिसमें एक ही सिंपल घटना में एक ही अवयव हो, एक से ज़्यादा रहेगा। अब जैसे मान लो ऐसे कोई घटना लिख दें जैसे 5 6 ऐसा दूगो है, तो ये सिंपल इवेंट नहीं है, कंपाउंड इवेंट हो जाएगा। सिंपल में एक ही होना चाहिए, एच एच कहो चाहे 5 कहो चाहे केवल एच कह दो, केवल एच, ये सब सिंपल इवेंट हो गया। यानी जिसके अंदर कितना अवयव होना चाहिए? एक अवयव होना चाहिए, उसको हम लोग सिंपल इवेंट बोलेंगे। तो ये हो गया आपका सिंपल इवेंट। अब म्यूचुअली एक्सक्लूसिव और म्यूचुअली एग्जॉस्टिव इवेंट्स दो टाइप और हैं, उसको हम लोग देख लेते हैं। ये कितना नंबर था? 3 नंबर था। चौथा नंबर देखिए, एक मिनट, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव से पहले आप वो था आपका सिंपल इवेंट, कंपाउंड इवेंट देख लो। कंपाउंड इवेंट यानी संयुक्त घटना, एन इवेंट इन विच more than one sample point is called a compound event। ठीक है, एक घटना जिसमें एक से अधिक प्रतिदर्श बिंदु हो तो इसे कंपाउंड यानी संयुक्त घटना कहते हैं। ठीक है,
जैसे एग्जाम्पल में HHHT कंपाउंड इवेंट हो गया, या 1 2 3 ऐसा। तो ये सब एक से ज़्यादा अगर सैंपल पॉइंट, इसमें सैंपल पॉइंट 2 गए, इसमें सैंपल पॉइंट 3 हुए, तो एक से ज़्यादा जिसमें सैंपल पॉइंट होगा उसको हम लोग कंपाउंड इवेंट बोलेंगे। ठीक है, समझ गए। अब पांचवा में देखिए, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स, परस्पर अपवर्जी घटना, हिंदी हो गया। तो इसका डेफिनेशन हो गया, टू इवेंट्स ए एंड बी आर, इसको म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, परस्पर अपवर्जी यानी अलग अलग घटना बोलते हैं यदि दोनों का इंटरसेक्शन बराबर कितना हो, 5। इंटरसेक्शन का चिन्ह है, सेट थ्योरी में पढ़ाएं। छठा, म्यूचुअली एग्जॉस्टिव इवेंट्स, परस्पर निःशेष घटना। इसका भी डेफिनेशन देख लीजिए, सब वर्ड मिलेगा क्वेश्चन बनाते समय। टू इवेंट्स ए एंड बी आर म्यूचुअली एग्जॉस्टिव इवेंट्स इफ दोनों का यूनियन सैंपल स्पेस के बराबर हो जाए। ये छोटा छोटा डेफिनेशन है, इसका आवश्यकता एक्सरसाइज में पड़ेगा, इसलिए इसको लिखा दिया है यहाँ। अब इसमें भी नोट में दो बात, नोट में देखिए, इफ ए एंड बी आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, देन दोनों का इंटरसेक्शन क्या होता है, 5। नाउ अब यहां से कुछ निकाल रहे हैं, पी ए यूनियन बी, फॉर्मूला पीछे बताए हैं, पी ए प्लस पी बी माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी। तो पी ए यूनियन बी बराबर पी ए प्लस पी बी माइनस पी और इंटरसेक्शन के जगह पर 5 पुट कर दीजिए। तो हो जाएगा पी ए यूनियन बी बराबर पी ए प्लस पी बी, 5 का 0 होता है। पी ए यूनियन बी बराबर पी ए प्लस पी बी, यानी अगर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव हो तो इसके लिए एक रिलेशन हो गया, पी ए यूनियन बी बराबर पी ए प्लस पी बी। समझ गए बात को। अगला नोट, अगर इफ ए एंड बी आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव एंड एग्जॉस्टिव, अगर ऐसा है तब क्या होगा। तो एक्सक्लूसिव है तो ए इंटरसेक्शन बी 5 होगा, और म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है तो ए इंटरसेक्शन बी 5 होगा, और एग्जॉस्टिव है तो ए यूनियन बी सैंपल स्पेस के बराबर होगा। अब इसको उसमें पुट कर दीजिए, फार्मूला जो मेन होता है, पी ए यूनियन बी बराबर पी ए प्लस पी बी माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी। पी ए यूनियन बी के जगह पर एस, पी ए प्लस पी बी और इंटरसेक्शन के जगह पर 5। एस का 1 होता है, पी ए प्लस पी बी 5 का 0 होता है, इसलिए पी ए प्लस पी बी मिलकर कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा।
एक्सक्लूसिव और एग्जस्टिव के लिए रिलेशन हो गया, खाली एक्सक्लूसिव है उसके लिए रिलेशन हो गया। तो समझ में आ रहा है सबको? कमेंट करके बताओ कि थक गए आप लोग। जल्दी, एक अंतिम टॉपिक है छोटा सा, थके नहीं ना हो? छोटा सा एक और टॉपिक है जो बराबर पूछता है, ऑड्स इन फेवर। ये सब थक गया। अच्छा, तो अंतिम टॉपिक है, बस 2-3 मिनट लगेगा। ऑड्स इन फेवर ऑफ एन इवेंट। क्वेश्चन बैंक देखने पर ये हमेशा ऑड इन फेवर, ऑड अगेंस्ट आ रहा होगा। इसका होता है अनुकूल संयोगानुपात, ऑड इन फेवर। ऑड अगेंस्ट का मतलब होता है प्रतिकूल संयोगानुपात। ऑड इन फेवर है, ऑड इन फेवर का मतलब घटना का अनुकूल संयोगानुपात। घटना का, इसमें छूट गया, घटना का अनुकूल संयोगानुपात क्या होता है? देखिए क्या है। ऑड्स इन फेवर ऑफ एन इवेंट E इज इक्वल टू होता है PE बटा PE नॉट। कोई घटना दे दे, कहे कि उसका ऑड इन फेवर बताओ, तो PE बटा PE नॉट हो जाएगा पहली का। दूसरा, अगर आपसे पूछते ऑड अगेंस्ट बताओ ऑफ एन इवेंट एंड ऑड्स अगेंस्ट, हेडिंग हो गया पूरा ईगो। घटना का अनुकूल संयोगानुपात तथा घटना का प्रतिकूल संयोगानुपात, इसी टॉपिक को बना देता। ऑड इन फेवर कहेगा तो PE बटा PE नॉट, ऑड अगेंस्ट अगर कहेगा तो PE नॉट बटा PE। ठीक है। अच्छा, कुछ और बात इसमें, सर रोज कब से लाइव आ रहे हैं? रोज का तो टाइमिंग अपने पोस्ट कर देते हैं हमेशा। अगर कुछ सवाल ऐसा रहता है, ऑड्स इन फेवर दिया रहेगा, फेवर मान लो M बटा N दिया है, और कहेगा प्रोबेबिलिटी क्या होगा घटना का, तो क्या हो जाएगा M बटा M प्लस N। ठीक है। दूसरा, ऑड अगेंस्ट दिया रहेगा M बटा M, और आपसे पूछेगा प्रोबेबिलिटी कितना होगा, N बटा M प्लस N हो जाएगा। तो यहाँ पे क्लास 11th का प्रोबेबिलिटी खत्म हो गया, और 12 के लिए बेसिक था ये सब। इतना बात 12 वाले बच्चे को भी पता होना चाहिए, तब इससे आगे कंडीशनल प्रोबेबिलिटी है, प्रतिबंधित प्रायिकता। इस पर फिर हम अगले टाइम यानी शाम को लाइव आएंगे। ठीक, तो शाम में फिर सबको जुड़िएगा। अभी के लिए जुड़ने के लिए सबको धन्यवाद।